अब उसके अंदर हमको आर्किटेक्चरल डिजाइन भी लगाना था, अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी यूज करने थे। एंड वो मतलब कि कॉलेज में आके जो किताब है वो तो होती ही है, एंड बाकी किताबें भी खोल के जितना भी ज्ञान मिलता है वो हम ले लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, ये एक बड़ी अच्छी पहल है। ये कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? आपने कहा कि हिस्ट्री में इतनी ज्यादा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है कि विद्यार्थियों को उसके बारे में नहीं पता होती। जी जी। अब तक भी हमें राजा राममोहन रॉय के बारे में जो बताया वो अब तक नहीं पता था। तो एज अ यंगस्टर, एज अ सिटीजन इस देश के, हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो कमी है ये पूरी हो, कि हर एक इंसान को इसके बारे में। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी हेमंत जी, इसमें मुझे लगता है कि इस समय ऐसा आ गया है कि हम सबको अपनी हिस्ट्री खुद ढूंढने जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि ना केवल हिस्ट्री पर समकालीन पॉलिटिकल इश्यूज भी मिसकोट होते हैं। अखबारों में भी आजकल विश्वास करना इतना आसान नहीं रह गया है। आप न्यूज़ भी देखते हैं, टीवी चैनल्स की डिबेट देखते हैं, तो मुझे लगता है खाली उस पर रिलाई करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि आप मेरी मौजूदगी में तुम ये सब नहीं, ये सच्चाई क्या हिमाकत है। तो देखो, अब तुम खुद बैठ के हमारे चैनल पे कर रहे हो। मैं बिल्कुल, हमने तो जरूरी नहीं है जी, मैं तो ये यहाँ तक लिबर्टी लूंगा कि हो सकता है जो हम बोल रहे हो वो भी गलत हो। आप उसको जाएं, आप खुद स्टडी करें, खुद रिसर्च करें, उसके बाद आप देखें कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं है, और उसके बाद आपको विश्वास करना चाहिए। सिर्फ अगर आप सही में आगे कुछ करना चाहते हैं, अपने को खोजना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो वो तो खुद करने से आता है। मेरे पास बहुत से और सवाल हैं, और खास तौर पे मुझे आपसे पंजाब के ऊपर मुझे कुछ सवाल पूछने आपसे, पर इस बीच मुझे इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस लौटते हैं। बहुत से उदाहरण हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इस बीच अब हम थोड़ा सा पंजाब के इतिहास की तरफ चलते हैं। जी सुखमनी, आपने खासतौर पे अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रही हैं, और आजकल ये पंजाब यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं। तो पंजाब के इतिहास में भी कोई ऐसी चीज है जहाँ जो वर्णन किया गया है वो उससे हटके है? पंजाब की प्रॉब्लम हिस्ट्री में यही मैंने देखी है दोनों विश्वविद्यालयों में, एंड यू नो स्कूल टीचिंग, कॉलेज टीचिंग में, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं वो तकरीबन हेल्प बुक्स हैं। वो इतिहासकारों का ओपिनियन तो है ही नहीं उनमें। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम है कि जो अच्छे इतिहासकार हैं उनकी बात कही हुई वो किताबों में आए इन द टेक्स्ट बुक्स, जैसे एनसीईआरटी वाले भी एग्जैक्ट एक्सपर्ट से पूछें और फिर ओपिनियन उसमें रखें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बच्चे आजकल ज्यादातर इम्तिहान पास करने के लिए सिर्फ कुंजियों का सहारा लेते हैं, और वो कुंजियां जो हैं बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल पक्की कोई इतिहासकार की लिखी हुई नहीं है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे गांधी जी को सारा श्रेय जाता है कि गांधी जी ने वो शुरू किया था कि उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। लेकिन सत्य तो ये नहीं है। किताबों में आपने ये पढ़ा है, और एक एक बच्चा इसी बात को ही समझता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का है। सत्य ये है कि नामधारियों के जो लीडर थे राम सिंह जी ने गांधी जी के मूवमेंट से 64 वर्ष पहले नॉन कॉपरेशन का शुरू किया था। लुधियाना में भैणी साहब में उनका सेंटर था। तो वहां पे राम सिंह जी ने सबसे पहले बहिष्कार किया था विदेशी चीजों का, और उन्होंने अपने अनुयायियों से ये कहा था कि कोई भी विदेशी चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, एक उस समय डाकखाने होते थे विदेशों के, उन्होंने कहा आप ये इनके डाकखाने भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अनुयायियों ने सवाल पूछा था कि जी फिर हम अपनी खतो किताबत कैसे करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि घोड़ों पे हमारे अपने सवार जाएंगे, आपकी चिट्ठियों का आदान प्रदान करेंगे। यहाँ तक उन्होंने नॉन कॉपरेशन रखी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, और 66 जो कुकाओं का शहीदी है वो उसके आगे की एक लड़ी है। तो ये मुझे आश्चर्य है कि 64 वर्ष पहले के इस विचार को, अच्छा विचार था, गांधी जी ने लिया, कोई बुरी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन गांधी जी के नाम के साथ इसको जोड़ा इतिहासकारों ने। जब हम पंजाब की बात करते हैं, जब ये अरबी और तुर्कियों ने आके यहाँ पर ऑनस्लॉट करना शुरू किया अपना,
तो उसका सारे का सारा जो ऑनस्लॉट था वो सारे का सारा पंजाब ने झेला जी। और आप देखेंगे कि इवन पंजाब बोर्ड की किताबों में भी जो ये 700 से लेके 1000 तक ये 300 साल का जो गैप है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती कि पंजाब ने कैसे 300 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है उसको झेल कर और उसको वापस और सभी मुगलों के जो आक्रमण थे वो पंजाब पे हुए। हाँ जी, सारे तो उनको झेला इन्होंने। तो हाँ ये तो इतिहास हमारे पास है ही, तो ये क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, अब रिसेंटली क्या हुआ, हमने एक किताब पढ़ी अफगानिस्तान रिविजिटेड। वो एक डिप्लोमेट है जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने मिडिल ईस्ट के कागज जो दस्तावेज है वो देख के उन्होंने उसको लिखा था, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है। उन्होंने बताया कि मैं जब इंडिया में आया मुझे लगा कि ये हमारी हिस्ट्री है, लोगों को पता होनी चाहिए कि 300 साल तक जो दुनिया की उस टाइम की सुपर पावर थी हम उससे लड़ते रहे और उसको हरा के भगाते रहे। तो उनका कहना ये था कि भाई लोग इसको छापने को तैयार नहीं थे। और एक एकेडमिक्स में भी एक नेक्सस सा बना हुआ है कि आप अगर सच भी बताना चाहते हैं तो आपको बताने नहीं दे रहे हैं। और पंजाब वाले ये 300 साल का जो गैप है पूरा भूल चुके हैं आज की डेट में। तो जब तक हम ये जो नेक्सस बना हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं, अब एज एकेडमिशियन क्या होना चाहिए कि दो पोल हो सकते हैं, या तो आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये दो कैंप होने चाहिए। लेकिन करते क्या है, एक बोलेगा नहीं नहीं आप ये मार्क्सवाद के हिसाब से लिख रहे हैं, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं आप तो भगवाकरण कर रहे हैं। अरे भाई जो सच है आप उसको प्रेजेंट करो ना, बच्चों के भविष्य से क्यों खेल रहे हो? बस अगर एक बार हाँ बस। तो आपको क्या लगता है हेमंत के नामधारियों की जो राम सिंह जी की जो एक असल में जो ओरिजिनल उपज दिमाग की, सबसे पहले ये आइडिया उनके दिमाग में आया था, उनको इतिहास ने कोई श्रेय नहीं दिया? देखिए महात्मा गांधी खुद ये लिखते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये काम मैं राजनीति के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भारत को आज़ाद करवाने के लिए चीज़ें मेरे लिए पॉलिटिकल टूल्स हैं। ये महात्मा गांधी खुद लिखते हैं इसमें। इवन महात्मा गांधी अपने बारे में या जो बाकी सब भी लिख रहे हैं वो भी नहीं प्रेजेंट किया जाता। जैसे आप हिस्ट्री ठीक करने की बात करें, हम जो मर्जी बोले, तथ्यों पर आधारित, नीरज जी के पास ये सारे तथ्य हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट है और वो क्या लिखा गया है उसका काउंटर भी है। अब जब आप जैसे प्रेजेंट करने जाएंगे और उसको चेंज करने के लिए जाएंगे, कल को कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ करेंगे, वो कहेंगे ये तो भगवाकरण करने की बात भगवाकरण है, या कि जी ये उनके ऑपोजिशन वाले हैं, कोई भी विषय हो सकता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी ये जो तीनों पॉलिसीज है 1968, 86, 92, ये तीनों की तीनों एजुकेशन पॉलिसी कांग्रेस के रिजीम में लिखी गई। एनडीए के टाइम पे, जनता पार्टी के टाइम में या प्रेजेंट टाइम में कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं लिखी गई। ऐसे में भगवाकरण का जो स्कोप है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। जहां इतिहासकार एक अल्टरनेट व्यू देने की उनको लगता है कि अब संभावना आई है, सरकार बदली है, वो बात करते हैं तो उसको स्नब कर दिया जाता है। योगा की बात हुई, अभी आजकल योग की बात चल रही है कि योग जो है देखो इसमें किया जा रहा है, हिंदुइज्म को बढ़ाया जा रहा है। ये मैं आपको दे रहा हूँ 19 जो हमारी 85 राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की पॉलिसी, उसमें योगा के बारे में लिखता है कि योगा जो है वो हर स्कूल में होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, भगवाकरण से पहले की एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। लेकिन वो संस्कृत की बात, कभी कभी कांग्रेसी इनके इल्जाम लगाते हैं, कभी इसी तरह लगाते हैं। संस्कृत की भी बात हो रही है। संस्कृत 1968 की पॉलिसी बोल रही है कि संस्कृत कल्चरल रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है, स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। ये हमारी तीनों एजुकेशन पॉलिसी ये बात करती है, पर जैसे आप बात करते हैं तो उसको स्नब कर दिया जाता है। तो सुखमनी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कूका लहर के बारे में, कि जैसे ये बात तो आपने तो जरूर पढ़ी होगी कि राम सिंह जी ने शुरू किया था ये, तो पंजाब की में भी कहीं कोई आवाज नहीं उठी कि इस बात को ये पंजाब का एक बहुत बड़ा योगदान था। हाँ नहीं, एज फ्रीडम फाइटर्स तो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, बट ये सारी मूवमेंट जो मैम आपको बता रहे हैं विच वाज नोन एज द कूका मूवमेंट, तो इसमें एक दो बहुत खूबसूरत किताबें आगे आई हैं जिसमें इनका पॉलिटिकल एज वेल एज इसका सोशल एंड रिलीजियस व्यू पॉइंट क्या था और क्यों चलाई गई ये। प्रोफेसर फौजा सिंह की एक बहुत खूबसूरत किताब है। अच्छा, वो कूका मूवमेंट? यस, इट इज ऑन द कूका मूवमेंट के नामधारियों का पर्पस क्या था ऑफ कमिंग इनटू दैट पर्टिकुलर अरीना। तो चलो किसी ने तो कोई थोड़ी सी पहल की है। जी, यहाँ से कोई विद्यार्थी कुछ कहना चाहते हैं, माइक ले लें। हाँ जी। मेरा जैसे कि इन्होंने बोला कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ हमसे छुपाई गई है या नहीं छुपाई गई है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्या किसी सामाजिक या किसी राजनीतिक दबाव में आके लोग उस चीज़ को छुपाते हैं? और अगर छुपाते भी हैं तो अभी रिपब्लिक डे आने वाला है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री
कि रिपब्लिक डे में काफ़ी इनैक्ट हुए थे लॉज, कई पॉलिसीज बनी थी, तो क्या आज जितने भी युवा है, पीढ़ी है हमारे लिए, हमें लगता है कि उन पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए? उसी के तहत हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फॉल्ट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जाएंगे भी, अगर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे उसके अगेंस्ट, लेकिन हमें दबा दिया जाएगा, तो किस चीज़ को लेके, क्या वो दबाव है, राजनीतिक है या सामाजिक है या रिलीजियस व्यूज़ हैं लोगों के? तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या चीज़ है जो एक्चुअली दबाती है, जो हमें रोकती है कि हम नहीं जान पाते इन चीज़ों को? जी जी। तो जी हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं पैरेलल्स ढूंढने की। जो डिस्टॉर्शंस हमने इसमें निकाली हैं, वैसा ही 90s में जो रवांडा में एक नरसंहार हुआ था ना, उसमें हमें इसका एग्जैक्ट पैरेलल मिलता है जी। उस पर रिसर्च की थी एक सज्जन है जॉन गजेम्बो नाम से, जो आजकल यूनाइटेड नेशंस के कंसल्टेंट है। तो उन्होंने देखा कि वैसे तो कई फैक्टर्स होते हैं हर चीज में, लेकिन एक जो मेजर फैक्टर था कि वहां पर जो समाज था वो 2-3 हिस्सों में, 2-3 समुदाय में बंटा हुआ था, वर्गों में बंटा। अब ये बांटने का काम क्या था वहां के एजुकेशन सिस्टम ने। उन्होंने बार बार दिमाग में ये डाला कि 3 आइडेंटिटीज ये अलग अलग हैं और अल्टीमेटली एक को दूसरे के अगेंस्ट लड़ाते गए। अब ये जो टेक्स्ट बुक्स बनी थी वहां पे, जब डच और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का रूल था, तो मिशनरीज ने उन किताबों को डिजाइन किया था ताकि वो उससे अपना जो बेनिफिट होता उसको उठा सके। और ऑलमोस्ट वैसा ही, जैसे मान लीजिए कि एक टेम्पलेट से हम उठा के ले आते हैं, वैसे ही चेंजेस हमें हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में दिखाई दे रहे हैं। वो जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या उसके लिए कारण हो सकता है, तो एक पॉसिबल मोटिव ये है कि एजुकेशन पॉलिसी वही चल रही है जो 175 साल पहले चलाई गई थी। फिर पिछले 10 साल में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना 2005, वो स्टेट तो करता है कि हमें यूनिटी बढ़ानी है देश की, लेकिन काम वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि अलग बिल्कुल विपरीत काम होते हैं। बिल्कुल उससे उल्टा राजनीतिक, जो नीरज कह रहे हैं कि राजनीतिक कारण बहुत होते हैं और बड़े गहरे होते हैं। जाति पाति को एक तरफ तो कहते रहे हैं, खास तौर पे सबसे ज्यादा राज्य रहा है कांग्रेस का। हाँ जी। तो केंद्र में तो एक तरफ तो नारा लगाते रहे कि हमें जात पात दूर करनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के ही दौरान ये हुआ है कि यहाँ तक है कि आपको यहाँ नहीं, वैसे पंजाब में नहीं देखने को मिलता कि साउथ में जाइए आप, अलग से हॉस्टल है, शेड्यूल कास्ट मेन हॉस्टल, शेड्यूल कास्ट विमेन हॉस्टल। तो ये तो मुझे बेहद बेहद हतप्रभ किया था इसने मुझे कि आप पहले से ही उनको अलग दिखा रहे हो कि ये यहाँ पे जो ठहरे हुए वो सारे शेड्यूल कास्ट हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट है वो दूसरों के हॉस्टल में नहीं जा सकते, और दूसरे समझते हैं अपनी हतक उनके हॉस्टल में जाना। तो आपने तो बड़े आराम से वोट बैंक अलग कर लिया कि ये नीची जाति का और ये ऊंची जाति का। तो ये वो जो है ना कि हम ठाकुर होते हैं और हम ये जाट होते हैं, ये चीजें हमें इतिहास में इन्हीं राजनीतिक देन है, राजनीतिक देन कह सकते हैं आप उसको, षड्यंत्र है। जो आपका सवाल था जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये आपको प्रैक्टिकली बच्चों को या लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंटली बहुत बुक्स अवेलेबल हैं जो इंडियन पब्लिशर्स ने पब्लिश की हैं, ऑथर्स हैं, जिनका कि ना तो रिव्यू निकलता है ना कहीं उनका मेंशन होता है, विच आर स्टेटिंग द ट्रूथ एज इट रियली इज। एंड मैं आपको कोट करूँ मिस्टर राम स्वरूप, मिस्टर सीताराम गोयल, फिर कॉनरेड एल्स्ट और फिर MD नालापत, NS राजाराम, देर आर लॉट ऑफ चार्ल्स गॉटियर फ्रेंचमैन हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली बच्चों के लिए या हमारे फॉर द ले मैन एक्सप्लेन की हैं, लेकिन ये बुक्स ना तो कहीं रिव्यू होती हैं ना इसके बारे में कुछ निकलता है। मुझे लगता है उसमें तो शायद भ्रष्टाचार का सवाल होगा। कौन सी किताब, किसकी किताब सिलेबस में लगेगी, ये तो सब नेटवर्किंग से होता है। देखिए जो वो तो नेटवर्किंग है, क्योंकि उससे जो कमाई होती है, हिंदुस्तान में 70,000 लाइब्रेरी तो हैं जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अगर आपकी किताब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से निकल जाती है और रिकमेंडेशन चले जाती है, तो 70,000 प्रतियां आपकी एक दिन में बिक जाती है। तो लगातार बिकती हैं। वो पब्लिशर्स का, लाइब्रेरीज का और ये मिनिस्ट्री का, उसमें नेक्सस रहता है, क्योंकि वो तो करोड़ों रुपए की गेम बन जाती है। बातचीत को मैं आपके साथ यूं ही जारी रखूंगी, इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, अभी तक इतिहास में ये पढ़ाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए थे जी, आज भी पढ़ाया जा रहा है जी, जबकि आर्य मूलतः इस हिंदुस्तान की उपज है, यहाँ ही वो पैदा हुए, कभी बाहर से आए ही नहीं, परंतु उसे आज तक कोई ठीक नहीं कर रहा। जी इसके कोई साक्षी? हाँ जी,
इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना वो बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ अब इस बार इन्होंने क्या किया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, उन्होंने डायरेक्टली कहीं पर ये नहीं बोला कि आर्य आए, लेकिन उसको उन्होंने इनडायरेक्टली डाल दिया, जिसको हम थर्ड पार्टी रेफरेंस बोलते हैं ना, कि ये शो कर दिया कि एक जैसे पेरियार थे या कोई और ऐसे समाज सुधारक हैं कि उन्होंने कहा है कि आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे। तो उन्होंने इस तरह से फ्रॉड करके इसमें डाला हुआ है। हालांकि अब हमें ऐसे पूरे एविडेंस हैं, अब तो पूरी बुक्स आ गई हैं। वो जो उन्होंने बोला कि डेविड फ्रॉली की किताब है, ये तथ्य है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आर्य कोई बाहर से आए थे। अगर आए होते तो हमें पता लग जाता, लेकिन अब उनकी ताकत क्या है कि मेन स्ट्रीम में जो रहेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माइंड में तो वही चीज चली जाती है कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे। तो प्रश्न ये उठता है, अच्छा मेरे प्रश्न से पहले वो विद्यार्थी कुछ कहना चाह रही हैं। अभी तक तो जो हमने बातें की वो तो सबको पता है। मैं एक खुद मैंने कहीं इंटरनेट पे कुछ पढ़ा था, उस पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। इंदिरा गांधी जी का नाम सब जानते हैं, बट जब मैंने उनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे सबसे पहले पता चला कि एक्चुअली में उनका जिस फैमिली में शादी हुई थी उनकी, वो गांधी फैमिली नहीं थी, वो नाम गांधी था ही नहीं। तो जब मैम ऐसी ऐसी बातें हमसे छुपाई जाती हैं, इतने बड़े पावरफुल लोग ऐसी ऐसी बातें छुपाते हैं, तो हमें क्या पता कि कौन सी बात सच है नहीं है। जैसे संजय गांधी का भी नाम एक्चुअली में संजय नहीं था, वो लंदन के किसी क्रिमिनल केस में फंस गए थे। तो हम कैसे बिलीव करें कि वो सच है कि नहीं है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जिनसे उनकी शादी हुई थी वो खुद बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और बेहद बेहद विद्वान व्यक्ति थे। मैं चाहूंगी कि थोड़ा प्रकाश आप डालें। बहुत बढ़िया पत्रकार थे, और वो जो जिस तरह के पत्रकार थे वो नेहरू जी को पार्लियामेंट में भी घेर लेते थे, और वो जो है अपनी तरफ से जो उनको लगता था सही है वो वही स्टैंड लेते थे, ना कि अपने ससुर साहब को खुश करने के लिए स्टैंड लेते थे। तो ऐसा कारण था कि फिरोज साहब एक बहुत ही दक्ष पत्रकार थे और बेहद ज्ञानी व्यक्ति थे। ये आप उनके ऊपर अगर चाहेंगे तो उनके ऊपर बहुत सा विषय आपको पढ़ने को मिलेगा। सवाल ये उठता है नीरज आपसे कि ये सब तो हो गया और हो रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? रीटा जी, इसको ठीक कैसे किया जाए, उसमें एक तो क्योंकि आज स्टेट कंट्रोल करती है एजुकेशन पॉलिसी, तो पहला जो टूल है वो तो स्टेट का है। अभी क्या होता है कि सरकार बदल रही है तो टेक्स्ट बुक भी बदल जाएगी। मान लीजिए अब हम बिल्कुल ठीक कर देते हैं, लेकिन हमने उस सोच को तो चेंज ही नहीं किया। जब दूसरी पार्टी आने वाली है वो फिर सोचेगी कि ये हमें सूट नहीं करता, हम उसको बदल दें। इसका तो सोल्यूशन की जरूरत, सोल्यूशन ये है कि हमें पेरेंट्स को, पूरे समाज को हाँ जी, इसको ओन करना पड़ेगा। एक सामाजिक ऐसा आंदोलन चाहिए जहां पे सारा भारत धीरे धीरे इकट्ठा हो और खड़ा हो कि हमें अपना सही और सत्य इतिहास चाहिए